वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में पढ़ा और लगभग सभी जलप्रपातों को मैंने आपको बताया और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है, उसकी क्या विशेषता है। विशेषताओं के साथ साथ मैंने कुछ फैक्ट भी आपको बता दिए थे। सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था, किसी भी जलप्रपात को नहीं छोड़ा था। केवल एक जलप्रपात छूट गया था, है ना, एक जलप्रपात मुझसे छूट गया था जो कि आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो आज का ये जो लेक्चर है ये मध्य प्रदेश के जलप्रपात पार्ट 2 है ना। मध्य प्रदेश का जलप्रपात पार्ट 1 आप लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है। अब ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं आपको मध्य प्रदेश के सारे जलप्रपातों की लोकेशन बताऊंगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जैसा कि मुझे जो भी डाउट मिलता है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। किसी भी जलप्रपात के बारे में किसी ने नहीं पूछा, है ना, लगभग, क्योंकि सभी को जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर थी। लेकिन कुछ जानकारी मुझे ऐसी लगी, है ना, कुछ लोगों ने कहा कि सर आप लोग इस जो जलप्रपात हैं इनको थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से समझाइए, मैपिंग के हिसाब से समझाइए ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो नो डाउट मैं आपको ये सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में, मतलब मध्य प्रदेश के जलप्रपात पार्ट 2, इसमें मैं आपको उनकी लोकेशंस बताऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है एमपी वाटरफॉल या जलप्रपात पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। इसमें हमारा क्या रहना है, लोकेशन रहेगी सारे जलप्रपातों की। देखो आमतौर पर मैंने लोकेशन इसलिए नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई क्योंकि जलप्रपात को किसी भी जिले में इस तरीके से दर्शाना, है ना, इस तरीके से दर्शाना पॉसिबल नहीं होता। और दर्शा भी दिया जाए तो उसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जलप्रपात में आपको कुछ नहीं करना होता, जलप्रपात को आपको केवल रटना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब देखो मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि मैप आप खरीद लीजिए। मैप आप खरीद लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहेंगी। आपको इसमें कुछ नहीं याद करना, लोकेशन याद करनी है। किसकी? डिस्ट्रिक्ट की हर एक जिले की आपको लोकेशन पता हो। अगर मैं आपसे किसी भी जिले का नाम पूछूं तो आप आंख बंद करके मध्य प्रदेश के मैप में उंगली रख दें तो उसी जिले पर वो उंगली रखी होनी चाहिए। तो आप लोगों को एक एक जिले की, एक एक स्टेट की, एक एक कंट्री की लोकेशन बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए। जब लोकेशन अच्छे से पता रहेगी तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना। आप जो पढ़ते जाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा। पिछली क्लास में मैंने लोकेशन इसलिए नहीं बताई क्योंकि जब मैंने मध्य प्रदेश पढ़ाया तो लगभग 60 से 70 क्लासों में मध्य प्रदेश को पढ़ाया और उसमें मैंने 60 से 70 बार मैप बनाया, जिसमें प्रत्येक जिले को मैंने बना के, उस संभाग को बना के, उसमें मेंशन करके आप लोगों को बना के बताया। आप लोगों ने नोट्स भी बनाए और नोट्स मुझे दिखाए, जिसमें बहुत अच्छे से आप लोगों ने लिखा था। मैंने सभी के नोट्स चेक किए थे उस समय क्लास में, तो जिसमें मुझे कोई समस्या नहीं लगी। इसलिए मैंने बस आपको याद करने के दृष्टिकोण से समझा दिया था ताकि आपको डाटा ज़्यादा मिल सके एक क्लास में और आप उस डाटा को बहुत अच्छे से एग्जाम में क्लियर कर सकें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को समझाइए सर, तो निश्चिंत रहिए आप। आज का इस लेक्चर में हम सारे जितने भी जो जलप्रपात हैं, सारे तो नहीं, सारे में क्योंकि पूरा बताना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि कुछ जलप्रपातों का ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, ज़्यादा डाटा नहीं है, तो उनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो उसमें ये बता दूंगा कि ये इस जिले में है। बाकी जो खास हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और उनका मैं आपको पूरा लोकेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जलप्रपात का पार्ट 2 है। तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। आदत है मेरी बड़े मैप बनाने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो इसलिए उसे लघु रूप में बनाना पड़ेगा ताकि सारे जिले उसमें बड़ी आसानी से मेंशन हो सकें।
ठीक है, इतने तो आप लोग समझदार हैं ही। आप लोगों को जब मैंने मध्य प्रदेश क्लास में पढ़ाया था तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश को पढ़ा, काफ़ी सिंसियर तरीके से सारी चीज़ों को आपने क्लास में बरकरार रखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप लोगों से मैंने निरंतर नोट्स के बारे में कहा कि नोट्स बनाना ही सबसे बेटर होता है, और जितना अच्छा आप नोट्स मेंशन करेंगे, बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, कलर्ड फॉर्म में बनाएंगे, आपको वो चीज़ें उतने लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसका आपने बहुत अच्छे से परिचय दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं। लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों की क्लास ली थी तो लगभग मैंने सभी के नोट्स हर एक क्लास में चेक किए हुए थे, और जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, और वो भी कलर्ड फॉर्म में। एक एक लाइन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके लिखा हुआ था, तो जिसे देखकर मुझे लगा कि आप लोगों का सिलेक्शन अब निश्चित है। बस मैं एक बात आपसे फिर कहूँगा कि इस लॉकडाउन ने थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया होगा, नहीं तो अब तक आपका सिलेक्शन हो जाता। तो इस लॉकडाउन के इस पीरियड को आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन की वजह से 70% जो स्टूडेंट हैं वो अपनी काबिलियत खो चुके हैं। उनकी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है। निरंतर मैं कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जो सिंसियर स्टूडेंट थे वो भी इस लॉकडाउन में सही से समय नहीं निकाल पा रहे, और पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा है। तो कहीं ना कहीं घर पे ही मैंने कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास किया है। तो मेरे एंड से तो मैं जो है वो कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। बस आपके एंड से जो आपको दायित्व मिला है उस दायित्व को आपको बहुत अच्छे से समझना है और उसे बहुत अच्छे से निभाना है, क्योंकि ये आपकी लास्ट स्टेज है ना। लास्ट स्टेज कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाने वाले हैं। लास्ट स्टेज कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई की लास्ट स्टेज है। इस लास्ट सेशन में आप जैसा कर लेंगे वैसा पा लेंगे, और जैसा पा लेंगे वैसा ही आपका पूरा जीवन चलने वाला है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो 2 सालें हैं या 3 सालें हैं, इनमें आपने जैसा किया, जैसा पाया, उससे ही आपका पूरा जीवन निर्धारित होगा। जैसा कि मैं आपको बहुत सारी क्लासों में बता चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और बाकी आपके हाथ में है। ठीक है, तो बिना समय जाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो मध्य प्रदेश का ये मैप है। मैप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। पहले मैप का थोड़ा सा अस्तित्व अलग था। अभी मैं मध्य प्रदेश, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि बस 2 से 3 दिन बाद अप्रॉक्सीमेट 15 से मैं सारे सब्जेक्टों को एक एक करके कंटिन्यू करूँगा, जिससे आप लोगों को बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट समझ में आए, उनके टॉपिक भी समझ में आए, उनके क्वेश्चंस भी समझ में आए, और उनको आप बहुत अच्छे से एग्जाम में कर पाएँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा तब आपको ब्रेक नहीं करना है, तब आपको एंटर नहीं करना है। एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, और उसका इंजाम फिर हम टीचर पर लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, बहुत सारी गलतियां मुझ में भी हैं, मैं मानता हूं, कमियां मुझ में भी हैं, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो इसमें कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे, या कहीं ना कहीं आप लोगों ने कंसंट्रेशन नहीं रखा, क्योंकि वही लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन दूसरे को समझ में आ जाता है, वो सिलेक्शन ले लेता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या फॉल्ट है। तो वही मैं आपको कहूँगा कि आपने अगर एक क्लास भी मिस कर दी, एक क्लास भी मिस कर दी, तो आपका वो टॉपिक कभी तैयार नहीं हो सकता। आपका वो टॉपिक कभी तैयार नहीं हो सकता। एक क्लास आज के समय में लोग शौक से मिस करते हैं। आज के समय में एक क्लास शौक से मिस की जाती है कि यार चलो आज सैटरडे है, आज नहीं जाते, एक दिन में क्या होगा, एक दिन में क्या होगा।
तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही आपका जीवन बदल देती हैं। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा काम, एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा कार्य पूरा जीवन बदल देता है। और मेरा मानना है कि जो बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो अपने जीवन में बड़ा नहीं कर पाता। काम जो छोटे करता है, जो छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, वही जीवन में आगे निकलता है। ठीक है, जैसा कि उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई बहुत बड़ा कंटेनर पानी से भरा है, लेकिन आप उसमें सुई का एक छोटा सा छेद कर दीजिए तो उस पूरे पानी को बर्बाद कर देगा। आर्मी को आप कितने ही अच्छे हथियार दे दीजिए, तोप, टैंक, मिसाइल, है ना, AK-47, AK-46 सब कुछ दे दीजिए, और अगर आपने छोटी सी सूझ नहीं दिए तो वो आर्मी युद्ध नहीं लड़ सकती। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। छोटी सी ही एक दो विचारधाराओं की वजह से मेरा भी जीवन बदला है। पहले मैं भी पढ़ाने योग्य नहीं था, उतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक विचार, किसी की एक बात से, किसी की एक विचारधारा से, केवल एक छोटे से डिसीजन से मेरा सारा जीवन बदल गया है। तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। और उस छोटी चीज़ के उदाहरण के रूप में मैं आपको केवल एक ही चीज़ यहाँ पर बता सकता हूँ, एक क्लास, और मैं छोटा कहूँ एक टॉपिक, और कहूँ तो एक मिनट, अगर आप और कंसिस्टेंट हैं तो एक सेकंड। जो व्यक्ति जितनी गहराई तक जा सकता है वो उतना ऊपर पहुंचता है ना। क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे मिनट, बहुत सारे सेकंड एक क्लास में गवा देते हैं, साथ साथ में वीडियो देखते हैं, साथ साथ में कुछ और भी करने लगते हैं, साथ साथ में पढ़ते भी हैं, साथ साथ में टीवी भी देखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और कंसंट्रेशन की वजह से ही आज के समय में चीज़ों को याद करना पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों की समस्या है। समस्या क्या है? ओवरलैपिंग है, डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्ट हो चुके हैं हम बहुत सारी चीज़ों में, जिससे एकाग्रता कमती जा रही है निरंतर, है ना। और एकाग्रता को एकाग्र करने के लिए मैं कुछ मोटिवेशन वीडियो भी बनाऊंगा, बहुत सारी तरकीबें भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, पढ़ाई में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, मन लगाने के क्या तरीके हैं, क्या हमें करना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका भी है, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो पब्लिश होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ये मैप है। इस मैप में टोटल प्रेजेंट में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 जिले हैं। तो 52 जिले की लोकेशन आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, जब लोकेशन आपको पता होगी तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रीवा से, क्योंकि रीवा के जो जलप्रपात हैं वो बहुत चलचित्र हैं। रीवा यहाँ पर है, यहाँ पर सीधी है, सीधी जिला है, रीवा जिला है। जैसा कि आप जानते हैं रीवा रेवा के नाम से पड़ा है, और इस क्षेत्र में कारुस क्षेत्र कहलाता था ये, है ना, कारुस क्षेत्र कहलाता था पहले। और रेवा नदी जो है नर्मदा नदी है, नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, और उस रेवा से इसका नाम रीवा पड़ा, है ना। इसे भता भी कहा जाता था, कारुस प्रदेश भी कहा जाता था, है ना, बहुत सारे इसके पुराने नाम हैं। तो जब मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ाऊंगा तो वहाँ हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। कल यहाँ पर हमने 4 जलप्रपात की बात की। नंबर 1 था चचई, नंबर 2 था बहुटी, नंबर 3 था केवटी, और नंबर 4 था मियावन। कहीं कहीं पियावन भी लिखा रहता है, तो प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, मियावन कहें आप या चाहे पियावन कहें। तो ये 4 जलप्रपात कहाँ हैं? रीवा में हैं। ये 4 जलप्रपात रीवा में हैं। ये 4 डॉट मैंने आपको बता दिए। अब इसके आगे मैं और आपको क्या बता सकता हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मैं यहाँ 4 जलप्रपात बनाऊँ, ये संभव नहीं है। इसी जिले के अंदर उस नदी को बनाऊँ और उसमें 4 जलप्रपातों को समझाऊं तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इतने छोटे से मैप में केवल और केवल आपको डिस्ट्रिक्ट ही याद रखना है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर ये जलप्रपात है। ठीक है, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। जलप्रपात आप जानते ही हैं, बहुत ही छोटी सी स्थलाकृति होती है। बस ये नाम याद रखना है कि किस नदी पर बना हुआ है। तो रीवा की एक बहुत प्रसिद्ध नदी है, आप जानते ही हैं, जिसका नाम है बीहड़ नदी।
जिसका नाम क्या है, बीहड़ नदी। तो यहीं पर एक छोटी सी बीहड़ नदी है और इसी पर यहाँ जलप्रपात बना है जिसका नाम है चचई। इसी की एक छोटी सी सहायक नदी है, उसका नाम है सेलर, उस पर बना है बहुटी, है ना। एक और नदी है महाना, उस पर बना है केवटी, है ना। और वहीं पर एक छोटा सा और पानी का स्थल है, उस पर बना है मियावन। कहीं कहीं आपको ये चारों जो जलप्रपात हैं उसमें केवल एक ही नाम आएगा, बीहड़ नदी। और ये सही भी है, ये सारे जलप्रपात बीहड़ नदी पर ही हैं, लेकिन वही बीहड़ नदी का कुछ पानी अलग अलग भागों में बट गया है और उन पर बने जलप्रपात ये हैं। ठीक है, तो चचई जलप्रपात पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात था, लेकिन अब बहुटी हो चुका है जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है और चचई जलप्रपात की 130 मीटर है। ठीक है, तो आई होप ये 4 जलप्रपात आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। रीवा से ही लगा है सतना, रीवा से ही लगा है सतना, जैसा कि आपको पता है सतना नदी के नाम पर इसका नाम सतना पड़ा। सतना में मंदाकिनी नदी बहती है, मंदाकिनी, कौन सी नदी, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी यहाँ पर इस तरीके से प्रवाहित होती है और यहीं पर एक छोटा सा जलप्रपात बना है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, एक चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, ठीक है, और एक चित्रकूट जलप्रपात हमारा यहाँ पर भी है, जिसे भारत का न्याग्रा भी कहा जाता है और चचई जलप्रपात को भी भारत का न्याग्रा कहा जाता है। न्याग्रा आपको जैसा कि पता है यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे लोकप्रिय, अच्छा दिखने वाला, सौंदर्य युक्त जलप्रपात है। लेकिन बड़ा आपसे पूछे तब आपको एनजे जलप्रपात लगाना है जो कि वेनेजुएला में स्थित है। तो चित्रकूट आपका सतना में हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ें, यहाँ पर निवाड़ी है। निवाड़ी में कुछ नहीं है, ये अभी नया जिला बना है इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ में एक छोटा सा जलप्रपात है जिसका नाम है क्या, ऊषा जलप्रपात, है ना। मैंने कल आपको बताया था पीटी ऊषा, पीटी ऊषा को हम क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो हर बार क्या करती हैं, मेडल जिता देती हैं। तो टीका मतलब टीकमगढ़ और ऊषा मतलब ऊषा जलप्रपात। तो ऊषा जलप्रपात कहाँ है, टीकमगढ़ में है। कुछ और खास जलप्रपातों की हम बात करें तो यहीं के थोड़े आगे यहाँ पर सागर है ना। यहाँ पर सागर जिला पड़ता है, सागर, नाम सागर है लेकिन यहाँ समुद्र नहीं है। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर जिला सागर है और यहाँ पर सागर नहीं है, समुद्र यहाँ पर कैसे समझ में आएगा। तो मैंने कहा समुद्र यहाँ कहीं नहीं है, दूर दूर तक समुद्र नहीं है, लेकिन इसका नाम सागर है ना, क्योंकि यहाँ पर एक तालाब है और उस तालाब की जो तुलना है वो समुद्र से की गई है ना। जैसे समुद्र में एक तरफ से दूसरी ओर का छोर नहीं दिखाई देता, वैसे इस तालाब का भी छोर दिखाई नहीं देता था एक समय, लेकिन अब ये तालाब का पानी बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो सागर में 2 जलप्रपात हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सागर मतलब राहत, जब पानी मिलता है तो आपको क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो राहतगढ़ जलप्रपात भी सागर में स्थित है। और जब पानी रहेगा तो जानवर रहेंगे, जानवर को आप किससे मारोगे, भाला से, है ना। तो भालकुंड, राहतगढ़ जलप्रपात और भालकुंड जलप्रपात, ये दोनों कहाँ स्थित हैं, सागर में स्थित हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और हम अगर बात आगे करें तो यहाँ पर एक जिला है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हुआ करता था, अभी हाल फिलहाल में ये बदला है। सबसे छोटा जिला आपको पता है दतिया था, क्या था, दतिया, है ना, जिसका प्राचीन नाम दिलीप नगर था, और अब सबसे छोटा जिला निवाड़ी हो चुका है। तो दतिया दिलीप नगर की हम बात करें तो यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है संकुआ। क्या नाम है, संकुआ, है ना। कल मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आपको केवल लोकेशन समझना है। तो संकुआ जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, दतिया में स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करें शिवपुरी, है ना, भगवान शिव के नाम पर इसका नाम शिवपुरी पड़ा। तो शिवपुरी में एक जलप्रपात है जिसका नाम है पावा जलप्रपात। क्या नाम है, पावा जलप्रपात। तो पावा जलप्रपात है और भूरा खोए, भूरा खोए जलप्रपात और पावा जलप्रपात। भूरा खोए जलप्रपात और पावा जलप्रपात कहाँ है, शिवपुरी में है। अब शिवपुरी में कहाँ है तो ये आपको थोड़ा सा गूगल में जाना पड़ेगा, है ना। गूगल में बहुत अच्छी सुविधा है, मोबाइल में आप खोलिए, मैं गूगल मैप में खोलने के बाद आप अंदर जाएंगे और वहां पर आप 360 पर क्लिक करके बिल्कुल
3D में उस चीज को देख सकते हैं, है ना। चाहे जलप्रपात हो, चाहे समुद्र हो, चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, चाहे 7 अजूबे हो, चाहे चीन की दीवार हो, कोई भी छोटे से छोटा स्थल है, आप उसको वैसा का वैसा ही मोबाइल में देख सकते हैं जैसे कि आप सामने खड़े हों। तो इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो आपको गूगल में ये सारी चीजें ढूंढना है। गूगल में देखने से फायदा ये है कि इसको दोबारा फिर भूला नहीं जा सकता, एक बार में अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे जलप्रपातों में मैंने नदियां नहीं बताई क्योंकि खास कोई नदी नहीं है, इसलिए हमने बात नहीं की। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, एक और जलप्रपात मैं आपको बता दूं, पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात यहाँ दमोह है, दमोह जिला है ना। दमोह को प्राचीन काल में क्या अभी भी कहा जाता है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दमोह में पांडव जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? पांडव जलप्रपात। यहीं पर एक और जिला है जिसका नाम है छतरपुर। क्या नाम है? छतरपुर। और छतरपुर का सबसे प्रसिद्ध शहर का नाम बताइए जल्दी से कमेंट में। छतरपुर का सबसे प्रसिद्ध शहर का नाम बताइए मुझे कमेंट में। छतरपुर का सबसे प्रसिद्ध शहर है खजुराहो। क्या है? खजुराहो। खजुराहो में जैसा कि आपको पता है बहुत सारे खजुराहो के मंदिर हैं जो कि राजा धंगदेव और विद्याधर के द्वारा बनवाए गए थे, जो कि चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है। तो खजुराहो को प्राचीन काल में खजूर वाहक के नाम से जाना जाता था, है ना। खजूर वाहक के नाम से जाना जाता था। और ये जो है ये जो है खजूर, यहीं पर एक छोटा सा जलप्रपात है जिसका नाम है रानेह जलप्रपात। रानेह जलप्रपात। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट जलप्रपात की बात करते हैं। एक ये जो कोना है, ये कोना है बालाघाट का। ये कोना क्या है? बालाघाट का। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो नक्सल क्षेत्र से प्रभावित है। नक्सल एरिया जो है छत्तीसगढ़ कहलाता है। तो जैसा कि आपको पता है नक्सलवादी जो है ये नक्सलवाड़ी के नाम से पड़ा है। और नक्सलवाड़ी एक छोटा सा शहर है जो कि बंगाल में है। तो नक्सलवाड़ी क्षेत्र में कुछ लोग थे, है ना, जिसमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे चारू मजुमदार। तो नक्सलवादिता के जनक चारू मजुमदार कहलाते हैं। और इनका एक व्यक्ति ने साथ दिया जिसका नाम था कानू सान्याल। तो इन सारे व्यक्तियों ने वहां पर आंदोलन वगैरह किए, फिर वो छत्तीसगढ़ में फैल गया नक्सलवादिता। अब बालाघाट में भी उसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो ऐसा कुछ वो नहीं बताते। तो बालाघाट का एक जलप्रपात है। इसी जलप्रपात को मैं कल बताना भूल गया था, जो कि आज आपको नोट करना है। बालाघाट का एक जलप्रपात है जिसका नाम है गांगुज जलप्रपात। क्या नाम है इसका? गांगुज जलप्रपात। गांगुज जलप्रपात कहां पर स्थित है? बालाघाट में है। और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यही थोड़ा सा ऊपर उमरिया है और इसी के इस तरफ अनूपपुर है। ये कौन सा जिला है आपका? अनूपपुर। अब देखो, जिसने मैप नहीं देखा होगा उसको ये जिले समझ में नहीं आ रहे होंगे कि अनूपपुर यहाँ कहाँ से आ गया, अनूपपुर कब बन गया। तो एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के प्लेलिस्ट में, आप जाके मध्य प्रदेश को आप देख लेंगे। और वहां पर मैंने मध्य प्रदेश का पूरा बताया है कि मध्य प्रदेश के जिले कैसे बने, कब बने, क्यों बने, किस आयोग के आधार पर बने, किसकी अध्यक्षता में बने। तो 2003 में ये जिला बना था। और इसी जिले से आपको पता है कि अनूपपुर में एक छोटी सी तहसील है जिसका नाम है पुष्पराजगढ़ तहसील। और पुष्पराजगढ़ तहसील में ही अमरकंटक की पहाड़ियां स्थित हैं। और अमरकंटक की पहाड़ी से ही आपको पता है नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ से मुख्य तौर पर 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा इस तरफ, सोन ऊपर की तरफ और जोहिला इस तरफ। तो नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियां निकलती हैं, लेकिन हम बात करेंगे नर्मदा की, क्योंकि नर्मदा के 3 से 4 इंपोर्टेंट जलप्रपात अनूपपुर में ही पड़ते हैं। 1, 2, 3, 4 ये जलप्रपात का मैंने साइन बना दिया है। अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे और आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैप में बना लेंगे। थोड़ा सा बड़ा मैप बनाएंगे, एक एक जिले का मैप बनाएंगे तो जलप्रपात को आप बहुत बेहतर तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो अनूपपुर के जो जलप्रपात हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कपिल धारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको धारा दिख जाए वो सारे जलप्रपात नर्मदा नदी के हैं।
और जहां पर भी धारा दिख जाए वो सारे जलप्रपात अनूपपुर में है, केवल एक को छोड़कर। केवल एक कौन सा छोड़ना है आपको? सहस्त्र धारा। कौन सा छोड़ना है? सहस्त्र धारा। लेकिन सहस्त्र धारा भी कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, लेकिन वो खरगोन में पड़ता है। ठीक है, तो सारे जलप्रपात कहाँ पड़ते हैं धारा वाले? नर्मदा नदी पर, केवल एक को छोड़कर, वो बाकी सारे अनूपपुर में है। कपिल धारा, दूध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा। ठीक, कपिल धारा, दूध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, ये चारों जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं और चारों अनूपपुर में हैं, और चारों जलप्रपात अनूपपुर में नर्मदा नदी पर पड़ते हैं। बस एक बचता है आपका, जिसका नाम है सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा, सहस्त्र का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट में आप मुझे बताइए। सहस्त्र का मतलब, सहस्त्र का मतलब जल्दी से बताइए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो इस छोटे छोटे शब्दों का मतलब आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को हो सकता है आप लोगों से भी अब पूछा जाए। आपकी भी शादी होने वाली होगी, फिर बच्चे होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि पिताजी इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना। सामान्य जीवन में जो पढ़ाई है उसका केवल अल्टीमेटली एक ही फ़ायदा है, एक तो सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ काम आती है। जब आपसे कोई पूछे कि शब्द का मतलब क्या है, तब आप उस शब्द को डिफाइन कर सकें। बस यही मतलब होता है आपकी पढ़ाई का। ठीक है, सिलेक्शन तो आपका बस 1-2 साल 3 साल के बीच में रहेगा, लेकिन उसके बाद जो पढ़ाई का अल्टीमेटली एडवांटेज है वो यही है कि कोई जब आपसे पूछे कि ये क्या है और आप ना बता पाएँ, और फिर वो आपसे कहे कि आप कैसे पढ़े लिखे हैं, आप कैसे पढ़े लिखे हैं, तब आपको थोड़ा सा गिल्टी फील हो सकता है। तो और ये क्वेश्चन आपके बच्चे करेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं भी अपने घर में हमारे जो दादाजी थे उनसे मैं ये सारे क्वेश्चन पूछता था, और वो सारी चीज़ें हमें बताते थे, तो कहीं ना कहीं उनने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। तो पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपसे पूछे ग्रहण क्या है, तो ग्रहण आप बता सकें, गहन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सहस्त्र का मतलब होता है 1000। क्या होता है? 1000। सदी का मतलब होता है, सदी का मतलब होता है, क्या होता है सदी का मतलब? शताब्दी। सदी, शताब्दी और सहस्त्र, सहस्त्राब्दी, है ना। सहस्त्राब्दी मतलब 1000, है ना। सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल, शताब्दी मतलब 100 साल। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दशक मतलब 10 साल, ये आप जानते ही हैं। तो सहस्त्र मतलब 1000 और धारा मतलब धाराएं। तो नर्मदा नदी की यहाँ पर 1000 धाराएं हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस जलप्रपात का नाम एक सहस्त्र धारा जलप्रपात रखा गया, जो कि खरगोन के महेश्वर में स्थित है। खरगोन और खंडवा, है ना, 2 जिले यहीं पर पड़ते हैं। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है, खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है, क्योंकि ये निमाड़ क्षेत्र है ना। खरगोन में मैंने आपको बता दिया। खंडवा में 2 पड़ते हैं, एक का नाम है मानधाता और एक का नाम है दर्दी। मानधार या मानधाता कुछ भी कह सकते हैं। तो मानधार और दर्दी जलप्रपात कहाँ है? खंडवा में स्थित हैं, और ये भी कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित हैं। क्लियर है। जब अनूपपुर से हम आगे बढ़ते हैं तो उमरिया पड़ता है, उमरिया के बाद पड़ता है जबलपुर। क्या पड़ता है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछे तो छिंदवाड़ा है। ठीक है, तो जबलपुर जो संभाग है, इस संभाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात पड़ता है, जिसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार। धुआंधार का मतलब होता है कि यहाँ पर पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है कि वो पूरे धुएं के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात पड़ा। जिसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी कहते हैं, क्योंकि ये भेड़ाघाट में स्थित है। ऊंचाई इसकी 50 से 55 मीटर है, 50 से 55 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं 50 से 55 फीट है, 50 से 55 फीट है, लेकिन कहीं कहीं 30 फीट भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, दोनों का भी नहीं मिलेंगे, इससे आप निश्चिंत रहिए। तो ये भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ता है। इसके बाद यहीं पर एक जिला है जिसका नाम है छिंदवाड़ा। क्या है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के जलप्रपात का नाम बताइए आप जल्दी से। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कौन सा जलप्रपात है?
छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में है लिलाही जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? लिलाही। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। लिलाही जलप्रपात कान्हन नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी? कान्हन। कहीं कहीं कान्हा भी लिखा रहता है। कान्हन नदी या कान्हा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? लिलाही जलप्रपात है। ठीक है, लिलाही जलप्रपात है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा के बाद यहाँ पर क्या पड़ता है? बैतूल। बैतूल पड़ता है। सिवनी है, लेकिन वहां का एक खास कोई जलप्रपात नहीं है। बैतूल में एक छोटा सा है जिसे तुलातापी कहते हैं, है ना, तुलातापी कहा जाता है, जहां से ताप्ती नदी निकलती है ना, मुल्ताई तहसील, पता होगा आपको। जबलपुर के बाद हम आ जाते हैं अब होशंगाबाद पर। कहाँ जाते हैं? होशंगाबाद पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, होशंगाबाद होशंग शाह गौरी, होशंगाबाद जो जिला है होशंग शाह गौरी के नाम पर रखा गया है और इसके स्थापनाकर्ता होशंग शाह गौरी को कहा जाता है, जिन्हें अल्प खान के नाम से जानते हैं। ये व्यापम का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एग्जाम में पूछा था कि अल्प खान किसे कहा जाता है, तो होशंग शाह गौरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला, लेकिन जब मैंने सेट पेपर में देखा तब ये क्वेश्चन मिला। तो होशंग शाह गौरी के नाम पर पड़ा। और होशंगाबाद में जैसा कि आपको पता है कि पचमढ़ी स्थित है। पचमढ़ी, पचमढ़ी जिसे शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। और पचमढ़ी में टॉप 4 जलप्रपात हैं, जो चारों जलप्रपात 40 बार पूछे गए हैं। चारों जलप्रपात 40 बार पूछे गए हैं। विश्वास नहीं है तो आप जाकर व्यापम का किसी भी फील्ड का आप टेस्ट लगा के देख लें, चाहे व्यापम का एसआई हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, ग्रुप 1 हो, ग्रुप 4 हो, ग्रुप 3 हो, महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक के बाद कोई सा भी एग्जाम ले लें आप, सभी एग्जामों में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो पचमढ़ी में जलप्रपात कौन कौन से हैं? अप्सरा, अप्सरा जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा के बाद डचेस फॉल, डचेस फॉल, फॉल का मतलब वही होता है डचेस, डचेस जलप्रपात या डचेस फॉल। डचेस फॉल के बाद बी फॉल, बी फॉल देखने लायक है, बी फॉल देखने लायक है। अगर आप पचमढ़ी जाएं, निश्चित तौर पर जरूर जाएंगे, क्योंकि जीवन में ये उद्देश्य होता है कि एक बार पचमढ़ी जरूर जाना है। ठीक है, तो पचमढ़ी जरूर जाएं, और पचमढ़ी में अगर आप जाएं तो कोई चीज देखें या ना देखें, बी फॉल आप जरूर जाना। बी फॉल ही ऐसा जलप्रपात है जिसमें आपको 12 महीने पानी मिलेगा, है ना, और बहुत अच्छा ये झरना है, बहुत अच्छा बहता है, तो काफी लोकप्रिय है। बी फॉल हो गया, डचेस फॉल हो गया, अप्सरा हो गया, और एक अंतिम बचता है रजत, रजत जलप्रपात या रजत प्रपात भी कहा जाता है, रजत फॉल। तो ये चारों जलप्रपात हैं, ये चारों जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित हैं। ऑप्शन में नर्मदा नदी रहेगा, और नर्मदा नदी ना रहे तब आपको लगाना है तवा नदी। कौन सी नदी? तवा नदी, क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा नदी, सॉरी, तवा नदी भी यहीं से निकलती है, और उसका थोड़ा सा पानी इन जलप्रपातों के फॉर्म में बटा हुआ है, जो कि तवा नदी आगे चलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है, और जहां मिलती है उसे बांद्राभान कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से तवा नदी निकलती है। अब पूछा जाता है कि तवा नदी कहां से निकलती है। नदियों का अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं सारी नदियों का बहुत कुछ डिटेल से समझा दूंगा, फिर भी बता देता हूं। यहीं पर आपको पता है कि जो पचमढ़ी है वो सतपुड़ा पर है, तो सतपुड़ा का जो पर्वत है, सतपुड़ा का पर्वत है, वहीं से निकलती है। तो यहाँ पर जलप्रपात बनाती हुई अप्सरा, डचेस फॉल, बी फॉल, रजत, और जाकर कहाँ मिल जाती है? नर्मदा नदी में, और जहां मिलती है उसे बांद्राभान की संज्ञा दी गई है, मतलब उस क्षेत्र को बांद्राभान कहा जाता है। इसी के आगे थोड़ा सा हम बात करें, भोपाल है। ठीक है, यहाँ भोपाल है, लेकिन भोपाल में कोई जलप्रपात नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन लिखित तौर पर मुझे कोई ऐसा बड़ा सा जलप्रपात नहीं मिला। छोटे छोटे जलप्रपात तो हर एक जगह होते ही हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई ऐसा खास डाटा नहीं रहता कि पूछा जाए, और इतने सारे याद करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इतना जो मैंने बताया है यही अगर आपने याद कर लिया तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप पढ़ाने लगेंगे। अगर आपने इतने जलप्रपात याद कर लिए तो फिर आप पढ़ाने लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस भोपाल के पास एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है रायसेन। ठीक है, राजा राजबसंती, राजा राजबसंती के नाम पर इसका नाम रायसेन पड़ा, और उन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना मानी जाती है। और इसी रायसेन में आपको पता है महादेव पानी, कौन सा जलप्रपात? महादेव पानी स्थित है।
है ना। तो महादेव पानी किसी खास ऐसी नदी पर नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ऑप्शन में नदी आ जाता है तो आप बेतवा नदी लगा सकते हैं, क्योंकि बेतवा नदी रायसेन के कहाँ से निकलती है, कुम्हरा गांव से निकलती है। रायसेन में कुम्हरा गांव पड़ता है, एक ऑप्शन में आ चुका है, तो वहां से निकलती हुई और इसी के किनारे आपका भोजपुर स्थित है। तो भोजपुर भी रायसेन में आता है, लेकिन लगता भोपाल में है, लेकिन आता रायसेन में है। और भोजपुर के करीब से होती हुई बेतवा नदी आपका कहाँ निकल जाती है, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो यहीं पर महादेव पानी पड़ता है। भोपाल के लोग महादेव पानी जरूर जाते हैं। भोपाल के बाद यहाँ थोड़ा सा एक दूसरा जिला है जिसका नाम है देवास। देवियों के बास के नाम पर इसका नाम देवास पड़ा। और देवास में एक जलप्रपात है जिसका नाम है शंकर खो है ना। कहीं कहीं शंकर खो भी लिखा रहता है। तो भगवान शंकर कौन है, देवता हैं, तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो शंकर खो जलप्रपात कहां पर स्थित है, देवास में। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि शंकर खो देवास में ही है कि नहीं है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन रहा कि आपको ये चेक करना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इंदौर है ना। इंदौर आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, क्या सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला तो नहीं हो सकता, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला। अगर जनसंख्या आपका लग जाए तो उसमें इंदौर आता है, और घनत्व अगर लग जाए तो उसमें भोपाल आता है, और क्षेत्रफल लग जाए तो उसमें छिंदवाड़ा आता है। ठीक है, संभाग में भी यही संभाग बड़ा है, लेकिन जनसंख्या से, है ना। तो इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में मैंने आपको कल बहुत सारे जलप्रपात बताए, जिसमें से एक जलप्रपात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पाताल पानी। पाताल पानी पूछा जाता है तो पाताल कोट याद आता है, और पाताल कोट याद आता है तो हमें छिंदवाड़ा याद आ जाता है, और हम छिंदवाड़ा लगा देते हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। क्योंकि पाताल कोट पूछा जाए तो कहां पर स्थित है, छिंदवाड़ा में है, जबकि पाताल पानी जलप्रपात पूछा जाए तो इंदौर में है। ठीक है, पाताल पानी के बाद झाड़ी गढ़ जलप्रपात भी है, साड़ी खो जलप्रपात भी है ना, इंदौर में ही है। इसके अलावा हत्यारी खो जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है ना। और भी मैंने 2-3 बताए थे, है ना। टिंचा जलप्रपात यहीं है, टिंचा है, हत्यारी खो है ना। पाताल पानी है आपका, साड़ी झाड़ीगढ़ है, साड़ी खो है, ऐसे बहुत सारे जलप्रपात हैं जो इंदौर में है। कल की लिस्ट में आपको मैंने बता दिए थे, तो उसका जो लोकेशन है वो ये होगा, यहाँ पर ये सारे जलप्रपात पड़ते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ बुरहानपुर पड़ता है, कोई नहीं है। झाबुआ पड़ता है, कोई नहीं है। अलीराजपुर पड़ता है, कोई नहीं है। गुना कोई जलप्रपात नहीं है, हो सकता है लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। मेरी नज़र का मतलब एमपी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नहीं है। राजगढ़ में भी कोई नहीं है। शाजापुर आगर मालवा यहाँ भी नहीं है ना। नीमच मंदसौर रतलाम, ठीक, तो नीमच में भी नहीं है। मंदसौर में है। मंदसौर में कल मैंने लिखाया था चूलिया, चूलिया राजस्थान में भी है ना, राजस्थान में भी है, और मंदसौर में ही पड़ता है चंबल नदी पर। यहाँ चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव। तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ से इंदौर से बहती हुई रतलाम, मंदसौर, नीमच होती हुई राजस्थान, फिर एमपी, फिर यूपी, और फिर यमुना के कहा, इटावा, यमुना के इटावा में जाके मिल जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो 3 राज्यों से होकर बहती है, तो चंबल नदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भविष्य में कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से 2 बार निकलती है और मध्य प्रदेश में 2 बार एंटर करती है। तो कौन सी है, चंबल। एक बार निकली, एक बार एंटर, फिर एक बार निकली, है ना। यहां से क्या होगा, एक बार निकली, फिर एक बार एंटर, फिर एक बार निकली। मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से निकल रही है, फिर वहां जाकर फिर मध्य प्रदेश में आ जाती है और फिर निकल जाती है। तो इस तरीके से 2 बार निकल जाती है। एक बार यहां से निकलती है नीमच से, और एक बार यहां से मुरैना से निकलती है। तो 2 बार एंटर करने वाली कौन सी है, चंबल नदी है। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको पता है नर्मदा है। और जब कभी नर्मदा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप घबरा जाएंगे कि नहीं, तो फिर आपको घबराना नहीं है, फिर आपको चंबल लगाना है।
क्योंकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल है ना, दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल है। लेकिन आजकल ये भ्रम करने का आइडिया आ चुका है कि सबसे बड़ा पूछ लिया जाता है और सबसे बड़ा नहीं दिया जाता, सबसे छोटा पूछ लिया जाता है, सबसे छोटा नहीं दिया जाता। द्वितीय वरीयता, सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर चीज लिखी होती है और आपको वहां पर जज करना पड़ता है। वहां आप बहस नहीं कर सकते, टिक करके आपको निकल लेना है। तो यहां पर मैंने लगभग सारे जलप्रपातों को ले लिया है, सारे जलप्रपातों को ले लिया है। एक बार चेक कर लेते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया हो गया। ग्वालियर में कोई खासा जलप्रपात नहीं है, नदी भी नहीं है। शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, है ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, नीमच, रायसेन, बैतूल, मुल्ताई, होशंगाबाद, जबलपुर, धुआंधार, सतना, रीवा, बालाघाट, सारे जलप्रपात जितने भी इंपॉर्टेंट थे नदियों वाले, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप फिर से मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर ये चीज़ रह चुकी है, हमें फिर से समझा दीजिए, तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सारे जलप्रपात आपको इसी तरीके से याद करने हैं। अगर आपको अब लोकेशन में दिक्कत हो तो आप मैप बनाकर उसमें सारे जिले बनाना, फिर एक बार बगैर देखे मैप बनाना, फिर जलप्रपातों को पढ़ना और पढ़ने के बाद वहां पर इस तरीके से टिक करना, ये जलप्रपात यहाँ है, ये जलप्रपात यहाँ है, ये जलप्रपात यहाँ है। जिले नहीं पढ़ने आपको लोकेशन याद रखना है। लोकेशन याद रहेंगे आपको तुरंत से जलप्रपात याद हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आज के इस लेक्चर में सारे जलप्रपात आप लोगों को समझ में आए होंगे। कुछ एक दो मैंने छोड़ दिए होंगे तो उसमें कुछ खास नहीं है, बस ये जिलों के आधार पर आपको उन्हीं में टिक कर लेना है और आपसे ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अब मेरे ख्याल से दो वीडियो के बाद और दो आपके रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आप इनको लिखेंगे और एक बार आपको इसमें मैप बनाना है। आई होप पिछले लेक्चर के आधार पर आप सारे जलप्रपात लिख चुके होंगे, बहुत अच्छे से आपने नोट्स बना लिए होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं, क्योंकि आप मेरे बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं। क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखाई हैं आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उनको नोट डाउन किया है विथ कलर्ड। सारे स्टूडेंट की कॉपी में देख चुका हूं, लिखने का तरीका बहुत बढ़िया है, बस एक दो स्टूडेंटों को छोड़कर। तो धीरे धीरे वो भी रडार में आ जाएंगे। तो एक बार आपको लिखना है, एक बार आपको मैप बनाना है, टिक करना है, लोकेशन याद रखना है, टॉपिक खत्म। क्लियर है। अब इसे फिर आप प्री में भी लिख सकते हैं, सॉरी प्री में भी आपको काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा और सारे एग्जाम में तो आएगा ही। क्योंकि अगर आपने पीएससी के मेंस का पढ़ लिया तो फिर व्यापम का कोई सा भी एग्जाम हो आपको फंसा नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये लेवल बहुत ऊपर है। और आज के समय में यही ट्रेंड है कि आपको पूछने से बड़े लेवल पर थोड़ा सा पढ़ना होता है ना। जितना पूछा जाता है उससे थोड़ा सा अगर ऊपर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर वो एग्जाम आपको दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चनों का ट्रेंड जो है वो दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं एग्जाम उससे और आगे निकल जाता है, फिर जब हम उस आगे की ओर जाकर पढ़ते हैं तो फिर ट्रेंड और आगे निकल जाता है ना। तो कभी ऐसा ना हो कि हमसे क्वेश्चन ना बने, क्योंकि वैकेंसी बहुत समय बाद आती है और जब आती है तो वो जाने ना पाए। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में सही करके आना है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।